गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संसद में जो कुछ अभी बचा हुआ है कि लोकसभा की संरचना, लोकसभा के मेंबर कितने हैं, राज्यसभा के मेंबर कितने हैं और विशेषाधिकार, कुछ बेसिक फैक्ट आपको बचे हुए हैं। अब जरा देखो कि संसद में जो पार्ट अभी हमने जो छोड़ कर रखा हुआ है उसमें क्या है, और कुछ फैक्ट आपको लास्ट में बता देंगे पीटी के लिए। लेकिन जो हमने पार्लियामेंट में देख रखा है, आपको याद दिला दें, पार्लियामेंट में आर्टिकल 79 में बात कही गई है कि हमारी पार्लियामेंट, आपको पहले याद होगा कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। अब सवाल है कि हमारी पार्लियामेंट किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा के मेंबर कितने हैं? 245। 245 में, हाँ बस आपको याद दिला दें, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी है? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250, लेकिन एग्जिस्टिंग स्टेट है 245। और आप देखते हो कि मैक्सिमम और एग्जिस्टिंग के बीच अंतर से रखा जाता है कि मान लो कोई कल नया राज्य बन गया, उसको हमने राज्यसभा की एक सीट दे दी, तो उसके लिए फिर से हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हर बात के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो अब ये राज्यसभा के जो 233 मेंबर्स हैं, दे आर इलेक्टेड, ये निर्वाचित होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं और राज्यों के द्वारा। These 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड, इन लोगों के द्वारा नहीं। बच्चों ध्यान सुनने की जरूरत है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है और राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करेगी? बिहार गवर्नमेंट का, उड़ीसा गवर्नमेंट का। उड़ीसा के लोगों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा करती है। तो हमारे यहाँ निर्वाचित होगा 233 और मनोनीत होंगे 12 नॉमिनेटेड। अभी आपने न्यूज सुना होगा कि पंजाब के एक व्यक्ति को अभी राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, मनोनीत होगा। और कौन मनोनीत होगा? तो आप जानते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि मनोनीत कौन होगा? या तो कोई साइंस का व्यक्ति हो, ये नॉमिनेटेड होगा, या तो कोई साइंस की फील्ड में, यानी कोई साइंटिस्ट हो, साइंस, विज्ञान, आर्ट्स में कोई कला, सोशल सर्विस, समाज सेवा, सोशल सर्विसेज, और या तो कोई साहित्य, लिटरेचर। कोई लिटरेचर रिलेटेड, तो उनको नॉमिनेट किया जाएगा। आप कहोगे कि ये 12 नॉमिनेटेड होते हैं, और दोस्तों, और ये 12 नॉमिनेटेड क्यों होते हैं? तो इसके पीछे फिलॉसफी ये थी, देखो हमारी संसद इंग्लैंड से प्रभावित है, और इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड नॉन इलेक्टेड है, इंग्लैंड का अपर हाउस। और आप याद रखो, राज्यसभा को कई बार हम लोकप्रिय रूप में अपर हाउस कहते हैं, लोकप्रिय तौर पर। कॉन्स्टिट्यूशन में अपर लोअर हाउस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है, ये पॉपुलर टर्म। और ये पॉपुलर टर्म आया कहां से? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में जो संसद थी उसका नाम क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड ही पार्लियामेंट है, और हाउस ऑफ लॉर्ड एक नॉन इलेक्टेड बॉडी है। उसमें सारे विद्वान लोग, अमीर लोग, संपत्तिशाली, धार्मिक समुदाय के लोग हाउस ऑफ लॉर्ड में आते हैं। और देखो बच्चों, ब्रिटेन का अजीब सा लोकतंत्र है। ब्रिटेन का लोकतंत्र अजीब सा है कि जहाँ पे, अब आप कहोगे सर ये बताओ ये कौन सा डेमोक्रेसी है जहाँ नॉन इलेक्टेड लोग पार्लियामेंट में आते हैं? तो बच्चों वहाँ पे याद रखना, इसलिए कई बार आप देखोगे पार्लियामेंट में ब्रिटेन ने कहा कि भाई देखो, इलेक्शन की बात आएगी फिर तो लोकसभा की बात आएगी, और लोकसभा इलेक्शन में जीतने के लिए तो आपको बड़े करामात करने चाहिए। लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए आपको मैजिशियन होना चाहिए, और जादूगर क्या करता है? वो सही गलत, गलत को सही बना देता है। इसलिए हमने ये सोचा, संविधान बताना सोचा, इंग्लैंड का वो सिस्टम हमेशा लिया जाए। क्योंकि दोस्तों देखो, डेमोक्रेसी की खामी है। मान लो कि हम आप मान लो कहीं जाना चाहते हैं, हम सबने सोचा चलो हम लोग चलते हैं सब बच्चों के साथ कहीं टूर पे चलते हैं, स्विट्जरलैंड। और जब हम सारे बच्चे जहाज में बैठ गए, तो अब हमने कहा अब वोटिंग होगी, जहाज कौन उड़ाएगा? आप कहोगे सर वोटिंग होगी, और जो पायलट होगा वो जहाज उड़ाएगा। तो देखो, तो बच्चों, डेमोक्रेसी की बहुमत के शासन पे चलती है। इसे कई बार इसमें जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके हितों की अपेक्षा हो जाती है। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे लोग, भाई जो वैज्ञानिक होगा, अब कलाम साहब को अगर राज्यसभा में लाना हो तो कैसे लाएंगे? मनोनीत करके। अब आप कहोगे सर सचिन तेंदुलकर कहाँ थे? अब सचिन तेंदुलकर तो, अब मान लिया खेल भी कला में शामिल था, और एक जमाना था हमारे यहाँ कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। समय सचिन बदल गई, सचिन तेंदुलकर को खेल कूद के नीरज चोपड़ा। तो मान लो कल के लिए हम चाहें कि नीरज चोपड़ा को पार्लियामेंट में लाए, तो हो सकता है नीरज चोपड़ा भारत तो फेंक ले रहे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव न जीत पाए। क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव जीतने के लिए आपको मैजिशियन होना पड़ेगा, जादूगर होना पड़ेगा, और सबके बस की बात नहीं है। तो मान लो अन्ना हजारे जैसे लोग, उनको हम लेते आए। इन समाज में आप देखोगे जो भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है, क्षमतावान व्यक्ति है, वो उसको भी संसद में रिप्रेजेंटेशन लेना, ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में होना चाहिए। क्योंकि आप देखोगे बच्चों, पता है ये डेमोक्रेसी नहीं है कि प्रोफेसर का एक वोट, चपरासी का एक वोट। लोकसभा में तो वही मतलब है,
अरे जो प्रोफेसर है, सोचो जीवन में उसने कितने हार्ड वर्क किए होंगे, कितने बच्चों को पढ़ाया होगा। तो अब इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर और नर्स से बराबर वोट हो जाएगा। इसीलिए हमने ये राज्यसभा के विचार में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर का विचार था, वो कहां से लिया? इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड से, इंग्लैंड के लॉर्ड सभा से, क्योंकि वहां पे तो इसका निर्वाचन ही नहीं होता। इंग्लैंड के लोगों ने इसलिए कहा कि भाई देखो, लोकतंत्र में, इसलिए कि एक शायर ने कहा है, जमहूरियत, डेमोक्रेसी का उर्दू शब्द है जमहूरियत। जमहूरियत एक ऐसा शासन है जहां लोगों के मत गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। इसका मतलब है टाटा का भी एक वोट, एक सामान्य व्यक्ति का भी एक वोट, रघुराम राजन का भी एक वोट, एक सामान्य व्यक्ति का एक वोट। ये डेमोक्रेसी खामी है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा कि नहीं, हम एक राज्यसभा रखेंगे, उसमें फिर राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन तो करेगी, उसमें 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी रिप्रेजेंटेशन करेगी। अब निर्वाचन कैसे होगा, इसके लिए बेसिक बात और बता दें। देखिए, राज्यसभा किसके लिए आई? अगर बच्चों याद रखो, हम संघीय शासन बाद में पढ़ेंगे। अगर हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ना होता, अगर हमारे यहाँ संघीय शासन ना होता, तो राज्यसभा को रखने की आवश्यकता ना होती, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है तो आसाम का रिप्रेजेंटेशन कौन करेगी? राज्यसभा। बिहार का, एमपी का, यूपी का। तो फेडरल गवर्नमेंट में इसलिए कहा जाता है अपर हाउस, और इंग्लैंड की परंपरा से नाम पड़ गया अपर हाउस, क्योंकि इंग्लैंड में, आप देखोगे इंग्लैंड में डेमोक्रेसी कमाल संक्रमण है कि जो अपर हाउस है आज लोअर हाउस हो गई। इस जमाने में इंग्लैंड के लोकतंत्र में लॉर्ड सभा का ही सबसे ज्यादा महत्व था, सबसे ज्यादा महत्व लॉर्ड सभा का था। लेकिन धीरे धीरे लोकतंत्र के आगे आने के साथ पीछा भी। तो राज्यसभा में अगर फेडरल गवर्नमेंट का राज्यसभा है, तो राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करती है? राज्यों का। राज्यसभा किसका रिप्रेजेंट करती है? स्टेट्स का, राज्यों का। लेकिन आप देखोगे हमारे राज्यसभा में कुछ नॉन फेडरल फीचर है। अब भाई हमारे राज्यसभा में देखो, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जैसे हमारे राज्यसभा, अमेरिका में सीनेट है। अमेरिका भी संघीय शासन वाला देश है। संघीय शासन का मतलब आगे आपको बता देंगे। अमेरिका के संघीय शासन में 50 राज्य हैं और हर राज्य से 2 रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए अमेरिका में कहा जाता है कि स्वाभाविक रूप में राज्य और संघ के बीच समानता तो है, राज्यों के बीच भी समानता है। अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है न्यूयॉर्क, और सबसे छोटा स्टेट है नेवादा। नेवादा को भी 2 रिप्रेजेंटेशन है, न्यूयॉर्क को भी 2 रिप्रेजेंटेशन है। खास बात है। अब आप देखोगे अमेरिका, अगर इस बात में काउंट देखो, इंग्लैंड में तो संघीय व्यवस्था है नहीं। अमेरिका की संघीय व्यवस्था में, अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट में सीनेट अपर हाउस है, और सीनेट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वहां प्रत्येक 50 राज्य हैं, और प्रत्येक 50 राज्यों में कितने रिप्रेजेंटेटिव है? 2। इसे सीनेट की कुल संख्या कितनी है? 100। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सीनेट कितनी है? 100। अमेरिका में सीनेट की टोटल स्ट्रेंथ है 100। इसका मतलब है, इसे कहते हैं संघीय व्यवस्था में राज्यों के बीच समानता का विचार। अमेरिका में ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि हमारे यहाँ इसे कहा जाता है कि संघीय व्यवस्था में राज्यसभा के गैर संघात्मक लक्षण क्या है, नॉन फेडरल फीचर्स क्या है? राज्यसभा के गैर संघात्मक नॉन फेडरल फीचर्स क्या है? तो पहला, हमने सोचो केंद्र शासित क्षेत्र, हमने यूटी का भी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। दिल्ली और पुडुचेरी, लद्दाख, ये राज्य थोड़े हैं। आज के डेट में कश्मीर भी यूटी ही है, केंद्र शासित क्षेत्र है। केंद्र शासित क्षेत्र और राज्य के बीच आपको संघीय व्यवस्था मंत्र बता देंगे, लेकिन अभी तक ये मान के चलिए कि राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित क्षेत्र है। अब सवाल है, अगर यूटी केंद्र शासित क्षेत्र है तो स्वाभाविक तौर पर अब दिल्ली और पुडुचेरी का भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। अब भाई ये राज्य तो है नहीं, दिल्ली, पुडुचेरी, कश्मीर, लद्दाख, इनका भी रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। इसलिए इसमें थोड़ा सा आपत्ति उठाई गई है कि सवाल है कि हम यूटी का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में दे रहे हैं, फिर राज्यसभा राज्यों का की संस्था कैसे होगी? पहली बात। और जब राज्यसभा राज्यों की संस्था है तो स्वाभाविक रूप में अमेरिका जैसा मॉडल हमने क्यों नहीं अपनाया? यानी ये बात फिर से ध्यान समझने की है। केंद्र शासित क्षेत्र यूटी राज्य नहीं है, तो जब राज्यसभा राज्यों के लिए है तो यूटी का रिप्रेजेंटेशन क्यों? ये गैर संघात्मक लक्षण है। अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम नहीं है। और फिर बच्चों बता रहा हूं, अगर आप ये समझना चाहो कि राज्य यूटी के बीच में, केंद्र शासित क्षेत्र के बीच में क्या फर्क है, मैं आपको संघात्मक शासन बता दूंगा। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। और इतना ही नहीं, अमेरिका में आप देखोगे हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन 2 है। हमारे यहाँ दूसरा गैर संघात्मक लक्षण क्या है, ये देख लो। हमारे यहाँ एक तो यूटी का रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा राज्यसभा में यूपी का रिप्रेजेंटेशन कितना है? 30। राज्यसभा में यूपी के लिए 30 सीट है, नागालैंड के लिए 1 सीट है। अब ये हमारे यहाँ अंतर है। अमेरिका में हर राज्य के लिए बराबर की सीट है, हमारे यहाँ जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसको सीट ज्यादा दी गई है। अरे बच्चों ये देखो,
हमारे यहाँ इसका मतलब है, अरे भाई राज्य की जनसंख्या अलग हो सकती है, भूभाग अलग हो सकता है, संघीय व्यवस्था में तो हर राज्य का मत समान होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य का संविधान भी एक ही है। जो हमारे देश का संविधान है वो संघ राज्य दोनों का संविधान है। इससे कहा जाता है इस सिस्टम में इस तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देना, ये कहा था गैर संघात्मक लक्षण। आपको सर ये बताओ इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो भाई राज्यों के बीच समानता का सिद्धांत हम नहीं मान रहे जैसा अमेरिका में है, पहली बात। और आपको हम ये बात याद दिला दें कि हमारे यहाँ संसद जब कानून बनाती है पूरे देश के लिए कानून बनाती है। जब पूरे देश के लिए कानून बनाएगी, कानून राज्यसभा से पारित होना पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि छोटे राज्य है, नागालैंड है, गोवा है, मणिपुर है, मिजोरम है, इन अगर ये चाहें भी तो संसद के कानून को राज्यसभा में नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब है राज्यसभा में बड़े राज्यों का बड़ा मेजोरिटी है। तो ये तो संघीय व्यवस्था के खिलाफ है कि बड़े राज्यों को महत्व ज्यादा दे रहे हैं। लोकसभा में तो ठीक है कि जनता के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अगर राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है तो जनसंख्या की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब आप जानते हो दोस्तों, अमेरिका जैसा हम सिस्टम क्यों नहीं अपना सकते थे? हमारा संविधान अमेरिका जैसा क्यों नहीं हो सकता था? तो की बात ध्यान में रखने की है। अगर हम राज्यों को इतनी बराबर की शक्ति दे देते तो हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ समस्या है अमेरिका में नहीं है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, कश्मीर में अलगाववाद आ गया, पंजाब में कई बार समस्या आ जाती है। तो जब हम अमेरिका से कंपेरिजन करते हैं तो ये बात भी ध्यान रखने की है। हमारे एक से लोग हैं, जब देखो तब कहीं अलगाववाद अलगाववाद। अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें कोई एक भी राज्य नहीं करा भाई मैं अलग जाऊंगा। और हमारे हर तीसरे दिन नहीं रहूंगा नहीं रहूंगा, कभी नागालैंड, कभी कश्मीर। इसलिए हमने बात ध्यान में रखी है कि बड़े राज्यों को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन न देते तो यकीन मानिए फिर तो शायद हमारे यहाँ कोई कानून राज्यसभा से पारित ही ना हो पाता। हर मामले में छोटे छोटे राज्य अड़ंगा लगा देते, क्योंकि हमारे यहाँ संघवाद भी है, लोकतंत्र भी है, लेकिन राष्ट्रीय एकता अखंडता को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया गया है। ये बात हम भूल नहीं सकते। इसका मतलब है राज्यसभा में पहला हमने क्या देखा? राज्यसभा में पहला क्या देखा कि राज्यसभा का संख्या कितनी है, फिर राज्यसभा में संख्या कितनी है तो मनोनीत कितने हैं, इलेक्टेड कितने हैं, और फिर राज्यसभा के नॉन फेडरल फीचर क्या है, गैर संघात्मक लक्षण क्या है? यूटी का रिप्रेजेंटेशन होना और राज्यों के लिए समान सीट न होना, और यह भी कहा जाता है कि मनोनीत सदस्यों का होना। ये 3 ऐसे फीचर हैं जो राज्यसभा गैर संघात्मक लक्षण है। राज्यसभा गैर संघात्मक लक्षण है। लेकिन अब राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है ये देख लें। अभी चुनाव होने वाला है तो आप इसको, ये करंट अफेयर है। अब दोस्तों राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है आप बात जानते हैं। हमारा संविधान केवल लिख देता है मॉडल, हमारा संविधान लिख देता है इस चुनाव की प्रक्रिया सब तो बताई गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में। तो आप देखोगे हमारे संविधान में एक बेसिक सी बात लिख दी गई है कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा। तो आप देखो कि तो हमारे क्या कहा गया है कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा। ये कौन सा आर्टिकल है तो आप देख लो, ये आर्टिकल है 81। 80 और 81 आर्टिकल में बात कही गई है कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल और कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। तो ये बात कही गई है आर्टिकल 80 में। आर्टिकल 80 में कही गई है। अब देखो लिखा क्या गया है कि आर्टिकल 80 में 80 लिखा गया है कि राज्यसभा इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, यानी कैसे राज्यसभा का निर्वाचन होगा ध्यान रखने की है। ये इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट्स। तो ये बता दिया गया 80 में। इसी बात को हम देखें और इसका मतलब समझने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी प्रणाली। यहां भी है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी प्रणाली। अब सवाल है कि किस तरीके से आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, किस तरीके से एकल संक्रमणी प्रणाली है। संविधान में कितनी बात लिख दी गई, इसलिए आप देखोगे कि राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है। इसको अगर इसको देखना है तो हम फिर बेसिक बात पर आ जाए। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। अब इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, कभी चुनाव होने वाला भी है, इसको आप देख भी लेना। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों डेमोक्रेसी में, इसीलिए हमने लार्ड सभा वाला मॉडल नहीं अपनाया कि भैया नॉन इलेक्टेड बॉडी हो। हमने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम डेमोक्रेसी में है तो इलेक्शन तो पक्का होगा। लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन से अलग होता है। आप पूछोगे सर लोकसभा का इलेक्शन क्या होता है, वो हम अलग से बता देंगे आपको। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है। राज्यसभा का इलेक्शन होता है पहला राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। दे आर इलेक्टेड बाय, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। दे आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। इसका मतलब दोस्तों ये बात, और ये तो आर्टिकल 18 में लिखा गया है, आर्टिकल 18 फिर से पढ़ लेना आप, आर्टिकल आपको मिल भी जाएगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन कैसा होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। ये वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होगा उसका। अब राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मान लो यूपी में, राजस्थान में 200 है, यूपी में 403 है। इसका मतलब है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आम जनता नहीं करती, इसलिए राज्यसभा का निर्वाचन कैसा होता है? इनडायरेक्ट। राज्यसभा का निर्वाचन क्या होता है? परोक्ष, इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट कर सकते हो, परोक्ष या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। इसका मतलब बच्चों जो निर्वाचन हम करते हैं वो प्रत्यक्ष है, इसलिए लोकसभा सदस्य का निर्वाचन आप करते हो। लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है? इनडायरेक्ट। इसका मतलब है हम विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, और विधानसभा के सदस्य किसका निर्वाचन करते हैं? राज्यसभा के। इसका मतलब है राज्यसभा के निर्वाचन सीधी आम जनता नहीं करती। और बच्चों अगर राज्यसभा का निर्वाचन सीधी आम जनता करती फिर तो लोकसभा का सब मामला हो जाता है, लोकसभा जैसा हो जाता, तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता? और अनुच्छेद 80 में तो नेचर क्या है? परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। तो आपको बता दें इलेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, जहां सीधे जनता भागीदारी करती है वो प्रत्यक्ष, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भागीदारी करते हैं वो परोक्ष। और अगर इलेक्शन परोक्ष होता है तो संविधान में अनुच्छेद 80 में क्या लिखा गया है? संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 80 में संविधान में लिखा गया है कि इनका निर्वाचन कैसा होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब है कौन सा, कैसा इलेक्शन मेथड है? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये बात ध्यान रखने की है कि राज्यसभा का आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राज्यसभा का निर्वाचन होता है, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। ये तरीका है राज्यसभा का निर्वाचन, इस तरीके से होता है। आपका होगा इसका मतलब क्या है? ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और क्या निर्वाचन केवल आर्टिकल 80 में एक लाइन लिख दिया गया कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचन करेंगे, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। लेकिन बच्चों हमारे यहाँ सब चीज लिखा होना चाहिए, देखो रूल ऑफ लॉ है, कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकती कि हमने कह दिया कि भैया चुनाव करवा लेना हो जाएगा। हर चीज लिखी होनी चाहिए। और आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूशन का फार्मूला बताता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों ये करता है कि भाई कैसे फार्मूला, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायलॉग देता है, स्क्रिप्ट राइटर कोई और होता है। इसीलिए अब इलेक्शन होगा, जानते हो कौन से मेंबर आएंगे, कौन से मेंबर नॉमिनेशन करेंगे, कौन इलेक्शन कराएगा, सारे प्रोविजन होने चाहिए। कैसे डेट अनाउंस होगा, कैसे काउंटिंग होगा, इलेक्शन में सारे प्रोसीजर चाहिए। और इस प्रोसीजर के लिए हमारे यहाँ बनाया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। तो इस इलेक्शन को कराने के लिए संसद ने विधि का निर्माण किया है। पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड स्टैच्यूअल लॉ। तो पार्लियामेंट्री लॉ बनाई गई हमारे यहाँ, पार्लियामेंट्री एक्ट बनाया गया, लॉ बनाया गया। वो क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बनाया गया। इसलिए अगर राज्यसभा की इलेक्शन की सबकी जानकारी आपको लेना हो तो आपको आना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 पे, संविधान पे नहीं। और आप जानते हो जहां एक्ट आ गया, आर्टिकल नहीं है, एक्ट है। आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट मतलब है स्टैट्यूटरी है, ये संविधिक है, ये बाकायदा संसदीय विधि के द्वारा निर्मित किया गया, ये स्टैट्यूटरी है। अब सवाल है कि इसमें लिखा क्या गया है? अब इस संसदीय अधिनियम के हिसाब से चुनाव कैसे होता है बच्चों, आप देखोगे। अब निर्वाचन कैसे होता है और ये अनुपातिक क्या है? तो पहला आप हमेशा रखना, जहां भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहां एक निर्वाचक मंडल होगा। कोई आम जनता निर्वाचन करती नहीं, तो अब वहां निर्वाचक मंडल होगा और इलेक्टोरल कॉलेज होगा। तो अब इलेक्टोरल कॉलेज किससे मिलकर बनता है? जहां भी, चाहे प्रेसिडेंट का हो चाहे राज्यसभा का हो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट है, राज्यसभा का भी है, विधान परिषदों का भी है। आप याद रखना, जैसे राज्य में विधान परिषद है, हाँ बस विधान परिषद के मेंबर राज्यसभा के मेंबर को चयनित नहीं करते। यूपी में विधान परिषद है,
अब बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, इन 6 जगहों विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट है। लेकिन ये लोग राज्यसभा के इलेक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते। हमारे यहाँ इलेक्शन इनडायरेक्ट कौन सा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट का भी है, राज्यसभा का भी, प्रेसिडेंट का है। ये इलेक्शन हमारे इनडायरेक्ट होते हैं, और जो भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होगा उसमें निर्वाचक मंडल होगा। अब इसमें निर्वाचक मंडल कौन होता है? विधायक, निर्वाचित विधायक, यानी इलेक्टोरल कॉलेज होगा निर्वाचक मंडल। और इसमें कौन होगा? इलेक्टेड एमएलए। राज्यसभा में मतदान देने वाले लोग क्या है? इलेक्टेड एमएलए है, निर्वाचित विधायक है। हम लोग तो है नहीं, इनडायरेक्ट है। अब निर्वाचित विधायक है। अब सवाल है दोस्तों, सवाल ये है, निर्वाचित विधायक तो हो गए, लेकिन अब विधानसभा में एक ही पार्टी तो है नहीं। अब आप देखोगे अनुपातिक का मतलब क्या है? हमारे यहाँ राज्यसभा का इलेक्शन अनुपातिक होता है। अनुपातिक का दो मतलब है। अनुपातिक, जैसे मान लो कि आपके मैप आप देखो, ज्योग्राफी का मैप देखो, ज्योग्राफी के मैप में सारे दुनिया के देशों का अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रोपोर्शनेट। यानी अनुपातिक का मतलब है सबका रिप्रेजेंटेशन जैसा नहीं होगा। तो जिसकी ज्योग्राफी बड़ी वो बड़ा दिखेगा, जिसकी ज्योग्राफी छोटी वो छोटा दिखेगा। अनुपातिक का मतलब बराबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं। यहां अनुपातिक का मतलब है जिस दल के विधायकों की संख्या विधानसभा में ज्यादा है उसके मेंबर राज्यसभा में ज्यादा जाएंगे, जिस पार्टी को विधानसभा में कम मेंबर है उसके मेंबर राज्यसभा में कम जाएंगे। अनुपातिक, ये सीधी सी बात है। अनुपातिक का मतलब होता है विधानसभा में, मान लो कि एक एग्जाम्पल हम लें कि राजस्थान विधानसभा, अगर राजस्थान विधानसभा में 200 मेंबर है तो 200 मेंबर में अगर हमने मान लिया 120 बीजेपी के पास है, बाकी अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया 60 कांग्रेस के पास है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट आंकड़ा इधर उधर हो सकता है। एग्जाम्पल, अनुपातिक का मतलब क्या है? और फिर मान लो कि 20 अन्य लोगों के पास है, अन्य दलों के पास है, छोटे मोटे दल उनके पास है। अब राज्यसभा में तो सबसे ज्यादा सीट राज्यसभा में 120 विधायक बीजेपी के हैं, 60 कांग्रेस के हैं, 20 अदर्स के हैं। तो किसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए? सभी दलों का उनके अनुपात में। यही अनुपातिक, यानी आप याद रखो बच्चों, इसे अनुपातिक ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका है, क्योंकि अनुपातिक में किसी को छोड़ा नहीं जाता। अगर भाई किसी की संख्या कम है तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। अरे भाई डेमोक्रेसी में एक मत का भी वैल्यू है। अब ये थोड़ी कहेंगे कि जिसके पास बहुमत है, अगर अनुपातिक ना होता तो राजस्थान से राज्यसभा की सारी सीटें किसके पास चली जाती? बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा मत है। तो जिसे सबसे ज्यादा मत है उसी को सारी सीट नहीं मिलेगी, बल्कि जितने विधायक, जितने उनकी स्ट्रेंथ के अनुपात में लोग हैं उस अनुपात में राज्यसभा जाएंगे। इसे अनुपातिक का मतलब ये होता है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर अनुपातिक का मतलब ये है तो अभी आप देखना चुनाव में, अब अनुपातिक का मतलब ये है कि हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा कैसे अनुपात तय किया जाए, कैसे। और ये फार्मूला कहाँ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। फार्मूला कैसे होगा? फार्मूला हमारे पास दो है। आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में राज्यसभा के निर्वाचन का दो फार्मूला है। पहला फार्मूला क्या कहता है? पहला फार्मूला कह रहा है कि भाई देखो, अगर एक सीट के लिए निर्वाचन होना है, if one seat of Rajya Sabha is elected, election is held for a single seat of Rajya Sabha। अगर मान लो, अच्छा सिंगल सीट कहाँ होती है? गोवा में एक ही सीट है। सिंगल सीट कहाँ होती है? और सच मानो कि सिंगल सीट ही निर्वाचन होता है तो वहां अनुपातिक का मतलब उतना होता नहीं। भाई 4-5 सीट होता तो समझ, यूपी में 30 सीट है तो आप पूछोगे सर यूपी के 30 सीट का चुनाव होगा? नहीं बच्चों, राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल 6 साल का है, टेन्योर 6 साल का है। लेकिन राज्यसभा के हर 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं। तो यूपी के इकट्ठे 30 मेंबर का इलेक्शन एक साथ नहीं होगा। अगर अभी देखोगे, अभी इलेक्शन होगा तो हो सकता है 5-6 मेंबर का हो जाए, मैक्सिमम 10। अभी 10 होगा, अगले 2 साल में फिर 10 होगा, अगले 2 साल में फिर 10 होगा। क्योंकि अगर इकट्ठे इलेक्शन होता है तब तो राज्यसभा इकट्ठे खाली हो जाएगी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा के 1/3 मेंबर हर दूसरे साल बाद रिटायर हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी राज्य के सारे मेंबर एक साथ इलेक्टेड नहीं होते ना, सारे मेंबर एक साथ रिटायर होंगे। लेकिन अब जहाँ एक मेंबर है तो वहाँ हो सकता है, वही एक ही मेंबर है तो एक मेंबर होगा। फार्मूला क्या लगेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 51 के हिसाब से इस सीट के निर्वाचन में फार्मूला क्या लगेगा? कुल वैध मत, टोटल वैलिड वोट, कुल वैध मत डिवाइडेड बाई भरे जाने वाले स्थानों की संख्या, सीट्स टू बी फुलफिल्ड, सीट्स टू बी फुलफिल्ड। कुल वैध मत यानी टोटल वैलिड वोट्स। और बच्चों टोटल वैलिड वोट्स क्या है? राजस्थान में वैलिड वोट है 200 से, ये टोटल वैलिड वोट है। आप कहोगे सर वैलिड का मतलब क्या होता है? मान लो भाई देखो, जहां पे अनुपातिक चुनाव होता है वहां पे इलेक्शन में, वहां ईवीएम नहीं होता है, याद रखना। इसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ईवीएम नहीं होता, राज्यसभा के इलेक्शन में ईवीएम नहीं होता, क्योंकि यहाँ जहां पे अनुपातिक चुनाव करवाना है
वहां आपको मत अवैध भी हो सकता है। कैसे? जहां भी आनुपातिक चुनाव करवाना होता है, याद रखना, वहां पे मान लो कि राजस्थान में चुनाव हो रहा है, तो वहां पे 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 3 पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े रखे हैं, ए बी सी। तो जो 3 कैंडिडेट हैं, तो तीनों पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े रखे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और अदर ने। तो जो विधायक है वो सभी के लिए वोट देगा, प्रेफरेंस में वोट एक होगा, 1 3 2, फिर क्या देगा, 2 1 3। हर विधायक ऐसे प्रेफरेंस में वोट देता है। ये प्रेसिडेंट में होता है, ये राज्यसभा में होता है। और आपने एक बार राज्यसभा समझ लिया तो प्रेसिडेंट दोबारा समझने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह समझ लो। आप याद रखना, जहां भी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे आपको वोटिंग प्रेफरेंस में देना पड़ता है। आप कहोगे सर प्रेफरेंस में क्यों, वोट एक है। हर विधायक को 3 प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए पहले प्रेफरेंस का व्यक्ति आपका चुनाव नहीं जीत पाया, आपके दूसरे प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा, कोई वोट बेकार नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कुल वैलिड वोट कितने हैं, 200 अगर राजस्थान की बात करें। लेकिन 200 विधायक 600 प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि एक विधायक अगर 3 लोग खड़े हुए हैं तो एक विधायक पे 3 प्रेफरेंस है, 4 लोग खड़े हुए हैं 4 प्रेफरेंस है, तो वोट 300 200 है, प्रेफरेंस कितना होगा 600। पहली बात ये ध्यान रखने की है। और जब हम 200 वो वैलिड वोट डिवाइडेड बाई ले जाने वाले स्थानों की संख्या, रिक्त स्थानों की संख्या, रिक्त स्थानों की संख्या, सीट्स टू बी फुलफिल्ड, टोटल वैलिड वोट डिवाइडेड बाई सीट्स टू बी फिल्ड। बात ध्यान रखना क्या है, डिवाइडेड बाई निर्वाचन में भाग लेने वाले लोगों की संख्या नहीं। जब कहोगे 5 उम्मीदवार हो गए, नहीं, उससे मतलब नहीं है, सीट कितनी है, हो सकता है सीट 3 हो, उम्मीदवार 5 हो, तो डिवाइडेड बाई रिक्त वैकेंट सीट कितनी है उस पर नंबर काउंट होगा, न कि कितने लोग उम्मीदवार है। उम्मीदवार 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, क्योंकि और इसका मतलब है अब क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा में निर्वाचन में खड़े होने के लिए 200, अब फार्मूला कैसे आएगा, कुल वैध मत हो गया राजस्थान में 200, रिक्त स्थानों की संख्या मान लिया हमने 4, फिर +1 +1, ये फार्मूला है। यहां आएगा +1, फिर यहां आएगा +1, ये फार्मूला है। आप याद रखना ये फार्मूला है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो एक सीट आपने बताया था, एक सीट के लिए आप यहां लिख रहे हो 4 सीट, तो सही बात है बच्चों। अगर एक सीट होगा उसमें 100 को, अगर मान लो एक सीट होगा तो तुम्हें यहाँ क्या लिखना चाहिए, एक सीट। एक सीट में राजस्थान का एग्जाम्पल फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने तो एक सीट के लिए कहा था, फार्मूला ये होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा सीट होगा, मान लो कि राजस्थान के लिए 5 सीट हो जाए, तो कुल वैध मत डिवाइडेड बाई रिक्त स्थानों की संख्या, तो हमने कह दिया 4 +1 मल्टीप्लाई बाई 100 +1, ये फार्मूला है। आप याद रखना, अगर सीटें एक से ज्यादा होंगी तो 100 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये फार्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा गया है। इस फार्मूले का पर्पज केवल इतना है, अनुपात बनाए रखना, बाकी कुछ नहीं है। और जो फार्मूला है वो तो है। आप कहोगे सर ये बताओ इसका मतलब है राज्यसभा के लिए कोई निर्वाचन कर सकता है ना बच्चों, राज्यसभा के लिए निर्वाचन तब करोगे जब पार्टी के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा। जितने फर्जी लोग हैं सब राज्यसभा के निर्वाचन में आ जाते। इसीलिए मान लो कि किसी व्यक्ति को पार्टी का नामांकन करना है तो पार्टी का सपोर्ट चाहिए, उसको पार्टी का सपोर्ट चाहिए, या तो 10 विधायक का सपोर्ट हो, या उस विधानसभा के 1/10 सदस्यों का सपोर्ट हो, बिना इसके आप नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते। और इसलिए किया गया है कि भाई फर्जी लोग राज्यसभा में रहने, पता चला कि एक सीट है 50 लोग निर्वाचन में आ गए, लोकसभा में होता है, लोकसभा की एक सीट में तो 500 लोग निर्वाचन के लिए भागीदारी कर देते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचन में 2 फार्मूला चलेगा, जहां सीट एक हो, बस एक फर्क है, वहां 100 को मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। जहां सीट एक है वहां क्या है 200, 1 +1 +1। जहां सीट्स एक से ज्यादा है तो कितना है 4, एक से ज्यादा 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो 10 हो सकता है। एक से ज्यादा का मतलब एक से ज्यादा, 4 +1 +1, यहाँ केवल चेंज क्या है 100 मल्टीप्लाई चेंज है। अब मान लो जरा इस बात को हम और फार्मूला कर लें, ये अनुपातिक, आप कहोगे अनुपातिक सर समझ में आ गया, अनुपातिक का मतलब क्या है, ये फार्मूला के हिसाब से हर दल को एक कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। तो मान लो राजस्थान की बात करें, जहां 4 सीट की बात है, एक सीट की बात नहीं है, तो राजस्थान में किसी एक पार्टी को राज्यसभा की एक सीट पाने के लिए कितने लोगों का समर्थन चाहिए, तो आप देखते हो ये कितना हो गया 20,000 बाई 100। यहाँ पे क्या हुआ 4 1 5, इसका मतलब है 5 चौके 20, 4,000 की +1 है। इसीलिए राजस्थान में किसी भी दल को एक राज्यसभा की सीट लेने के लिए कितने मतों का समर्थन करना पड़ेगा, 4,001 मत मूल्य पाना पड़ेगा, मत नहीं मत मूल्य, ये फॉर्मूले के हिसाब से तय हो रहा है। सॉरी, इसका मतलब है, फिर मैं आपको बता दूं भाई, अगर 100 का मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, क्योंकि इलेक्शन एक से ज्यादा सीट पे होना है, 100 मल्टीप्लाई किया।
इलेक्शन एक से ज़्यादा सीट पे ना होता 100 मल्टीप्लाई नहीं करता। फिर आप कहोगे सर ये कैसे आया, तो 100 को 200 से गुणा करो तो कितना जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 20,000। तो 20,000 इसका मतलब है राजस्थान के विधायकों का कुल वैध मत है 200, मत मूल्य है 20,000। और एक दल को एक राज्यसभा की सीट लेने के लिए 4,001 मत मूल्य की जरूरत पड़ेगी, वोट वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। और 4,001 वैल्यू का मतलब समझते हो, 41 विधायक, क्योंकि तो 4,000 विधायक थोड़े, विधायक 200 है ना। इसका मतलब है जिसके पास भी 41 विधायक होंगे वो राज्यसभा की सीट ले जाएगा। इसका मतलब ये भी हो गया, आप कहोगे सर फिर तो इसको कोई सीट मिलेगी ही नहीं, 20 वाले कोई सीट नहीं मिलेगी, तो उत्तर सच है, क्योंकि एटलीस्ट राज्यसभा में एक सीट पाने के लिए 4,001 मत मूल्य चाहिए। इसका मतलब 41 एमएलए का सपोर्ट चाहिए, तो अदर पार्टी जिसके पास 20 है उसको तो मिलेगा नहीं। दूसरी बात है 60 वाले को एक मिल जाएगा, 60 वाले को एक मिल जाएगा, बाकी 3 किसके पास चली जाएगी, बीजेपी के पास। यानी अगर सब बात को बड़े सिंपल तरीके से देख ले कि राजस्थान में 4 सीट अगर है राज्यसभा के निर्वाचन के लिए, तो 4 सीट है तो स्वाभाविक रूप में 3 बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस को। लेकिन इसी बात को थोड़ा और टेक्निकल बताना हो तो जरा हम कह लें कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली। तो आप कहोगे सर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्यों है, क्या है, क्योंकि यहाँ मामला फंसेगा। और मामला ये है कि 4,001 वोट, इसका मतलब 41 सदस्यों का समर्थन चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए। तो 4,001 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो वो फिर बीजेपी को 1-2 सीट कम पड़ेगी। अब इसी बात को कैसे समझें, जरा एकल संक्रमणी प्रणाली देख लें। इसलिए आप देखोगे इसी कारण से, इसी फार्मूले कारण से मतों के ट्रांजिशन, संक्रमण का सीधा मतलब एक दूसरे को देना। जैसे कई बार होता है, जैसे संक्रमण किसका, ट्रांसफरेबल, सर्दी जुकाम, कोविड, एक से दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे नॉन ट्रांसफरेबल, जो हम सीट लेते हैं ये रेलवे की नॉन ट्रांसफरेबल है, यहाँ वो ट्रांसफरेबल है। इसलिए बच्चों ये आप देखना, इलेक्शन इसलिए इस तरीके का होता है। क्यों इस तरीके का होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति ने 3 प्रायोरिटी दी है, उसके वोट को ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर मान लो कि हमने पहला प्राथमिकता किसको दे दी, ए को, और हमारी प्राथमिकता ए का चुनाव नहीं जीत पा रहा है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे वोट को ट्रांसफर कहां कर दिया जाए, बी को। कैसे, तो आप देखोगे बच्चों, अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दें। अनुपातिक का मतलब इतना है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। अब देखो, अगर अनुपातिक का मतलब इतना है तो एकल संक्रमणी का मतलब क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल, क्योंकि 2 शब्द दिया गया है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणी तरीका, और यकीन मानो ये चीजें पीटी मेंस में पूछने की संभावना बड़ी कम होती है, क्योंकि बड़ा टेक्निकल किस्म का है। आप पीटी में फार्मूला पूछ सकता है, पीटी में चुनाव का तरीका नहीं पूछेगा, फार्मूला पूछ लेगा कि राज्यसभा के निर्वाचन में फार्मूला कैसा होता है, राज्यसभा के निर्वाचन में कहाँ से व्यक्ति आएगा। वास्तव राज्यसभा के निर्वाचन के लिए राजस्थान से कोई व्यक्ति, यूपी का व्यक्ति भी राजस्थान चुनाव जीत सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चेंज कर दिया गया है। नहीं, पहले क्या था, राजस्थान का निवासी राजस्थान से राज्यसभा से आएगा, यूपी का नहीं। 2003 के बाद चेंज कर दिया गया। तो पीटी में कई बार बेसिक बातें पूछ लेता है, फार्मूला पूछ लेगा और पूछ लेगा कि चुनाव कैसे होता है, ये सब तरीके नहीं पूछेगा। लेकिन अब अगर आपको जानना हो तो एक बेसिक सी बात है। अब मान लो एकल संक्रमणी प्रणाली का मतलब है, आप जानते हो कि हमारे यहाँ राजस्थान में उम्मीदवार कितने हैं, सीट कितनी है, 4, बता दिया, सीट है 4। तो मान लो 4 सीट है, कुल वैलिड वोट कितने हैं, 20,000। भाई वैलिड वोट है 20,000, और कांग्रेस को कितना मिला हुआ है, बीजेपी कितना मिला, 120, कांग्रेस को 60, 20। यहीं से तो आप देखोगे, यानी कुल मिलाकर आप ऐसे देखो, अगर हम इस फार्मूले का प्रयोग करें तो कांग्रेस के पास 120 जो वोट है, वो मत मूल्य कितना होगा, 120/100 यानी 12,000, 60 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 6,000। तो जो बीजेपी के पास जो वोट ऑफ वैल्यू है वो कितना है, बीजेपी के पास वोट ऑफ वैल्यू कितना है, 12,000, 12,000। और 12,000 क्यों बच्चों, हमने पहले बता दिया, फार्मूला क्या कहता है, कितना वैध मत मूल्य है, ये कैसे था, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो बीजेपी को 120 अगर मिला हुआ है तो मल्टीप्लाई बाई 100। फिर कांग्रेस कितना मिला हुआ है 60, तो 60 को मल्टीप्लाई बाई, अभी तक कांग्रेस का जाएगा, कांग्रेस कितना मिला हुआ है 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा 6000, 6000 हो गया। इसको 12,000, अदर्स को कितना हो जाएगा, अदर्स को 2000। अब ध्यान से आप देखोगे फुल वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी थी 20,000, सारा वैल्यू ऑफ वोट्स का मतलब है 20,000। अब आप देखोगे इसका मतलब है इनको सारा वोट वैल्यू कितना है 20,000। अब 20,000 में स्वाभाविक रूप में बीजेपी को मिल गया 12,000, इनको मिल गया 6,000, इनको 2,000। अब सवाल है एक सीट जीतने के लिए वैल्यू ऑफ वोट कितनी है 4,001। तो 4,001 का मतलब क्या है, अगर बीजेपी को मान लो 4,001 में तो इनको तो एक भी नहीं मिलेगा, इनको एक मिलेगा नहीं, इनको एक मिल जाएगा। और 4,001 को अगर इनको भाई इनको एक सीट मिल गई 6,000 में, ये तो क्लियर है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगी। इनके पास अगर देखोगे 4,000, भाई कुल मिलाकर सीट कितनी है 4, एक सीट बची 3 सीट रह गई, तो 4,001 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12,003। यानी जरा सोच के देखो, बीजेपी को 2 सीट तो कंफर्टेबल मिल जा रही है, तीसरी सीट के लिए उनके पास 3 मत कम हो रहा है। इनके पास, कांग्रेस के पास दूसरी सीट के लिए लगभग 2,000 मत कम हो रहा है, नहीं 20 विधायक कम हो रहे हैं। अदर को एक सीट मिल जाए, इनके पास अगर 2,000 कोई और सीट दे दे 2100, तो इनको एक सीट मिल जाए। इसीलिए संक्रमण की आवश्यकता पड़ती है। अगर संक्रमण ना होता तो आप याद रखो, अगर संक्रमण ना होता तो भाई 2 सीट बीजेपी को मिल गई, एक कांग्रेस को मिल गई, तीसरी फंस जाती। कुल मिला के हमें तो चुनाव करवाना 4 सीट पे, चौथी फंस जाती। अब चौथी कैसे निकाले, इसे फार्मूला लगता है, इसी के लिए संक्रमण होता है, इसीलिए फार्मूला लगता है, इसीलिए संक्रमण होता है। अब आप ध्यान से देखोगे, अब संक्रमण कैसे होगा, संक्रमण का नियम है कि जब भी किसी व्यक्ति को पहली प्राथमिकता के सबसे कम वोट मिले, जो सबसे कम वोट मिले हैं किसको, सी को, सी को सबसे कम वोट कितने मिले हैं 2,000, 20 विधायकों का समर्थन। तुम कहते हैं भाई सी तुम जाओ, अब तुम चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम करेंगे इस 2,000 के सीट को बाकी को ट्रांसफर कर दें। क्योंकि बात आपको ध्यान रखना है, जिन 2,000 लोगों ने सी को वोट दिया है उनकी प्राथमिकता तीनों के लिए होगी। भाई जिन 2,000 लोगों ने अपनी पहली प्राथमिकता सी को दी है, उन्हीं 2,000 लोगों में से ए और बी को वोट तो दिया होगा, हमने उसको काउंट नहीं किया। क्योंकि बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी वोट दिया जाता है तो हर व्यक्ति 3 प्राथमिकता देता है, ऐसे वोटिंग होती है। इसलिए राज्यसभा की वोटिंग में, प्रेसिडेंट की वोटिंग में ईवीएम का प्रयोग नहीं होता। और अगर आपने यहाँ इसको समझ लिया तो फिर आपको हम याद दिला दें कि फिर इसको प्रेसिडेंट में अलग से बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्रेसिडेंट को बताने में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जो कैसे करेंगे, अब एक सीट को मामला हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जिससे पहली प्राथमिकता का सबसे कम वोट मिला है, जैसे प्रथम वरीयता के सबसे कम वोट है, द कैंडिडेट हु इज गेटिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, जिसे प्रथम वरीयता के सबसे कम मत मिले हैं, उसे रेस से हटाया जाएगा। तो कह दिया जाएगा भाई अब आप नहीं चुनाव जीत सकते। तो वो कौन है, सी, यानी अदर्स को के पास 2,000 वोट वैल्यू है, उनको हटा दिया जाएगा, बचे 2। और ये 2,000 वोट वैल्यू को ट्रांसफर किया जाएगा बीजेपी कांग्रेस के लिए। 2,000 वोट को ट्रांसफर किया जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के लिए। अब कैसे, अब जरा सोच के देखो कैसे कैसे ट्रांसफर किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि भाई जिन 2,000 लोगों ने ए को अपनी पहली प्राथमिकता दी, अदर्स को पहली प्राथमिकता दी, हमने देखा
उन्हीं 2000 लोगों में से बीजेपी को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था 1500, कांग्रेस को वोट दिया था 500। यानी हर व्यक्ति 3 प्राथमिकता देता है। पहली प्राथमिकता में अदर्स को वोट मिले थे 2000। जिन 2000 लोगों ने अदर्स को पहली प्राथमिकता दी थी, उसी में 1500 लोगों ने दूसरी प्राथमिकता किसको दी? बीजेपी को। तीसरी प्राथमिकता किसको दी थी? कांग्रेस को। इसलिए हम इसे दूसरी वरीयता गिनती कहते हैं, या अदर वरीयता गिनती भी करते हैं, अदर प्रेफरेंस की काउंटिंग भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे पहली वरीयता गिनती के साथ। ये किसकी वरीयता है? दूसरी वरीयता। और दूसरी वरीयता गिनती का मतलब है पहली वरीयता जिससे कम वोट है उसको हटा देना, उसके अदर प्रेफरेंस को देखना, दूसरे प्रेफरेंस को देखना। उसके हिसाब से हमने क्या पाया कि 1500 लोगों ने बीजेपी को और 500 मत मूल्य मिला कांग्रेस को। अब हम क्या करें, ट्रांसफर कर देंगे, ऊपर कर देंगे 1500 और इधर कर देंगे 500। इसका मतलब होगा अब इनके पास कुल वोट वैल्यू हो गया 1305। इनका कुल वोट वैल्यू हो गया 6500। इनका कुल वोट वैल्यू हो गया 6500। इस ट्रांसफर से यही हमने कर दिया, संक्रमण। ट्रांसफर कर दिया कांग्रेस को, और इस हिसाब से फायदा मिला बीजेपी को। तो जो तीसरी सीट फंस रही थी वो बीजेपी को मिल गई। एक कल्पना है, परिकल्पना है, वैसे आप भी कर सकते हैं। इसका मतलब है जो तीसरी सीट फंस रही थी वो किसको मिल गई? बीजेपी को। यही है राज्यसभा के निर्वाचन का तरीका, जिसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली। और अगर आप कोई विवाद हो तो स्वाभाविक में हाई कोर्ट में आप जा सकते हो। कोई डिस्प्यूट हो गया तो हाई कोर्ट में जा सकते हो। अब जरा बच्चों सवाल पूछ लो, अब इससे सवाल संबंधित क्या है, फिर हम लोग सवाल चले। यह है राज्यसभा का निर्वाचन जो भी न्यूज में आ रहा है। और देखो कि धीरे धीरे निर्वाचन होगा। ये कई बार कहा जाता है कि जो मनोनीत सीटें हैं उनको भरने कोई निश्चित समय नहीं है। और आप सवाल पूछोगे, सर मान लो राज्यसभा का एक व्यक्ति है, 6 साल के लिए इलेक्टेड है, 6 साल इलेक्टेड है, लेकिन उसे 2 साल में उसकी डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, तो जो नया मेंबर आएगा वो कितने साल इलेक्टेड होगा? तो 4 साल के लिए। क्योंकि राज्यसभा में साइकिल होती है। अगर कोई मेंबर बीच में किसी की डेथ आ गई तो वो मेंबर जो है रेस्ट ऑफ फेज के लिए ही इलेक्टेड होगा, रेस्ट ऑफ फेज के लिए ही निर्वाचित होगा। तो अभी किसी बच्चे ने कहा भी है कि 56 वैकेंट है, वो 56 अलग अलग राज्यों से वैकेंट है, किसी एक राज्य से नहीं। अब किसी बच्चे ने क्या पूछा है, 12 30 से दोबारा मत को फिर से बता दीजिए, टोटल को फिर बता दे रहे हैं। इसका मतलब है जब हम फर्स्ट पास द पोस्ट या अनुपातिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, जब हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब पहले हम क्या गिनते हैं कि व्यक्ति ने कैसे वोटिंग किया है। 3 वरीयता दी है, पहले हम पहली वरीयता के वोट गिनते हैं। बात आपको ध्यान रखना है कि कुल काउंट कर लो तो आपको आएगा 20,000 वोट। 20,000 वोट सारी वरीयता है, लेकिन वरीयता तो 60,000 वोट, वरीयता 60,000 मत मूल्य की है। और हमने तो यहाँ लिखा है 20,000 मत मूल्य, क्योंकि हमने केवल फर्स्ट प्रेफरेंस की वरीयता गिना है, 40,000 वोटों गिना ही नहीं। उसके गिनने की बारी कब आती है? जब किसी भी एक व्यक्ति को कोटा ना मिल पाए, राज्यसभा की सीटें फंस जाए। और राज्यसभा की सीटें फंस जाएंगी, दोबारा हम क्या करेंगे, तो जिसे पहली वरीयता का सबसे कम मत प्राप्त है उसको बाहर करेंगे। पहली वरीयता जिसे सबसे कम मत प्राप्त, उसकी अन्य वरीयता, यहाँ जैसे पहली वरीयता के सबसे कम मत प्राप्त है उसे अन्य वरीयता या उसकी दूसरी वरीयता को देखेंगे, और दूसरी वरीयता हमने से निकाल लिया और उसकी वरीयता को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा अगर वित्त मंत्री राज्यसभा से है तो लोकसभा बजट कैसे लाएंगे? अरे मेरे बच्चे, मंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, दूसरे सदन में बोल सकता है। किसी मंत्री को दूसरे सदन में मत देने का अधिकार नहीं है, बाकी बैठने का, बोलने का पूरा राइट है। अब किसी ने पीसीएस एग्जाम की फिर करने की एग्जाम डेट नहीं जान के, आप सीनेट क्या है? अमेरिका का, जैसे हमारे राज्यसभा है बच्चों, वैसे अमेरिका के राज्यसभा को कहते हैं सीनेट। इसी बार राज्यसभा में निर्वाचित होने की उम्र क्या है? आपको याद होगा, हमने पहले बता रखा है। मेरे बच्चों, पिछली बार रिवीजन करो, 30 ईयर्स। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। ये मैंने क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में पहले हमने बता दिया है। किसी बच्चे ने पूछा गैर संघात्मक, मेरे बच्चों संघात्मक का मतलब आगे आपको बता देंगे। इसका मतलब राज्यसभा कुछ ऐसा फीचर है जो संघीय शासन जैसा नहीं है। फार्मूला, अच्छा फार्मूला, अच्छा किसी ने पूछा आपातकाल, अरे मेरे बच्चों आपातकाल आ जाएंगे। अभी राज्यसभा के फार्मूला तो देख लो, फार्मूला सिंपल है। फार्मूला देखो बच्चों, 2 है,
एक सीट के निर्वाचन होता है तो फार्मूला क्या है, और अब हमें बता दिया कि प्रेसिडेंट के लिए भी काम होता है, तो प्रेसिडेंट के दोबारा मैं इसको नहीं बताऊंगा। फार्मूला का मतलब है एक सीट के निर्वाचन होगा तो फार्मूला क्या होगा, कुल वैध मत डिवाइडेड बाई भरे जाने वाले स्थानों की संख्या +1 और अगर एक से ज्यादा सीट होगी तो सारे फार्मूला वही रहेंगे, एक केवल 100 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ये फार्मूला है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में लिखा गया है। किसी बच्चे ने पूछा है मेंस के, बच्चों चिंता मत करो, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म होता है सारे मेंस के सवाल मैं लूंगा और सबको बताऊंगा। लेकिन अब अगर मेंस के सवाल नहीं तो किसी ध्यान से सुनो आप लोग, क्योंकि देखो बच्चों बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं, हमेशा कमेंट करते रहते हो। अब यही है आपको सीखना है रे बच्चों, ये तो बड़े ऑफिसर बनो, किसी मीटिंग में जाओगे ऐसे मोबाइल चलाते रहोगे, ये मोबाइल नहीं चलाया जाता। बड़े आदमी बनना है तो मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में सौंप दो। मेरे बच्चे आईएएस अधिकारी को मोबाइल चलाने के 3 कर्मचारी होते हैं और तुम लोग कर्मचारी बन के बैठे हो। मेरे बच्चे बनना क्या है, इसीलिए सीख लो कुछ मेरे बच्चे। अरे आपने कभी देखा प्रधानमंत्री के हाथ में मोबाइल? प्रधानमंत्री के हाथ मोबाइल नहीं रहता, क्योंकि मोबाइल लेने वालों के 5 अधिकारी हैं और यहाँ मेरे बच्चे मोबाइल चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं कुछ बताया जा रहा हूँ और ये सब किसी का सर ये स्किप कर सकते हैं। अरे स्किप करने की बात क्या है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, जो बेसिक बात है वो समझ लो। 245 लोग राज्यसभा में कैसे हैं, तो 245 संख्या के हिसाब से है, राज्यों के हिसाब से बनाया जाता है। किसी का राज्यसभा के राष्ट्रपति के बदले महाभियोग, अरे मेरे बच्चों राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का राष्ट्रपति नहीं होता। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है, उसे लोकसभा के स्पीकर जैसा हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रावधान केवल राष्ट्रपति के लिए है। हाँ, किसी ने बच्चे ने पूछा कि राज्यसभा में एमएलए वोट नहीं देते, राज्यसभा के निर्वाचन में एमएलए वोट देते हैं। बात को ध्यान से पढ़ो, और ध्यान से तब पढ़ो ध्यान से सुनोगे। और जब इसीलिए आप सच बोलो मेरे बच्चों, जब मैं बता रहा हूं तो आपको बोलना नहीं चाहिए, पहले 1 घंटा सुनो अच्छे से। आप हम क्लास का टाइम बढ़ा देंगे मेरे बच्चों, बोले यार जो बताते हो तो सुनते नहीं आप लोग। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है तो 2 वर्ष में, अरे मेरे बच्चों 6 वर्ष होता है तो 1/3 मेंबर हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं और 1/3 नए आ जाते हैं, जैसे कि कंटिन्यूअस ही चलता रहे। सीट का डिसीजन कैसे होता है, किस सीट को कौन कितना मिलेगा, ये फार्मूले के हिसाब से जिस पार्टी को विधानसभा में जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी के अनुपात में उसको सीट मिलेगी। सर कोई मिनिस्टर का की राज्यसभा की सीट के टेन्योर कंप्लीट हो गया है तो कब, अगर टेन्योर कंप्लीट हो गया तो अगली बार उसको नॉमिनेट कर दिया जाएगा। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए कोई फिक्स थोड़े 1 बार 2 बार 3 बार। सर जी मेंस डिटेल से पूछा जाएगा क्या, नहीं ये सब फार्मूला तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। किसी ने पूछा एमएलए निर्वाचित, अरे हाँ बच्चों ये आपका एमएलए तो निर्वाचित होता है ना। एमएलए तो देखो तेजस्वी यादव निर्वाचित है, एमएलए कोई भी आपका है, इसमें समय निर्धारित नहीं है। मतलब कि आप सही फर्स्ट टाइम जब वोट होगा तो पूरे, क्या लिख दिया, निर्दलीय उम्मीदवार तो किसी पार्टी वोट कर सकते हैं क्या मेरे बच्चों, निर्दलीय उम्मीदवार किसी को भी वोट कर सकते हैं। और आप याद रखो हमारे यहाँ राज्यसभा के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन, बात याद रखना, दल बदल कानून लागू नहीं होता। और अभी बस ये बात है कि जब राज्यसभा के निर्वाचन कोई वोट करेगा, और हमारे एक से पॉलिटी नहीं पढ़े हुए लोगों का परिणाम देखो, हमारे हरियाणा में चुनाव हो रहा था, जब राज्यसभा के इलेक्शन करने जाओगे एमएलए जब इलेक्शन करेगा तो एमएलए को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पेन देता है, इलेक्शन करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हरियाणा में क्या हुआ कि एक एमएलए आया, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पेन से टिक कर दिया और जेब में लेके निकल गया। दूसरा एमएलए आया, उसने अपनी पेन से टिक कर दिया, उसका वोट इनवैलिड हो गया। अब ये बात ध्यान रखना है, उसी पेन से टिक करना है जो इलेक्शन कमीशन ने दी, अपने पेन से नहीं। और आजकल कभी भी पार्टी का एजेंट होगा और पार्टी का एजेंट अपने व्यक्ति के उम्मीदवार, अपने पार्टी के किसी विधायक के वोट देख सकता है, भाई दिखाओ। इसे आपको ये भी याद दिला दें, केवल राज्यसभा के इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन जहां सीक्रेट बैलेट नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुप्त मतदान राज्यसभा में नहीं होता। इसका मतलब है पार्टी के सदस्य को वोट दिखाना पड़ सकता है, लेकिन एमएलए को केवल अपने पार्टी मेंबर को वोट दिखाना पड़ेगा, किसी दूसरे पार्टी मेंबर को दिखा दिया वोट इनवैलिड। एक एमएलए ने 2 प्राथमिकता, अगर मान लो किसी ने एक को ही 3 प्राथमिकता दे दी, वोट इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप कहोगे सर एक ने एक को पहली प्राथमिकता दी, उसे छोड़ दिया, वोट इनवैलिड नहीं होगा, लेकिन आपने कहा सी को ही पहली दूसरी तीसरी प्राथमिकता दी थी, वोट इनवैलिड। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा, अच्छा सवाल पूछा है कि भाई जब राज्यसभा कार्यकाल 6 साल होता है तो पहली बार जब राज्यसभा का इलेक्शन हुआ तो 1/3 कौन सा निकलेगा, क्योंकि 1/3 रिटायर्ड तब होंगे जब 6 साल पूरा हो जाए। उसके लिए बस लॉटरी किया गया था, पहली बार लॉटरी किया गया था किनको 1/3 को निकाला जाए, सीक्वेंस ठीक करने के लिए। सर जब 1951 में पहली बार मेंबर इलेक्शन हो तो 2-3 मेंबर कैसे, ये लॉटरी किया गया था, बता दिया। राज्यसभा में कितने एमएलए वोट देते हैं, अरे मेरे बच्चों जो इस राज्य विधानसभा के सारे एमएलए इलेक्टेड होंगे सब वोट देंगे। किसी बच्चे ने पूछा प्रेफरेंस क्या होता है, अरे मेरे बच्चों अरे जीवन में प्रेफरेंस नहीं रखते, पहला प्रेफरेंस आपका हो सकता है आईएएस हो, दूसरा प्रेफरेंस पीसीएस हो, और कई बार तो शादी विवाह में प्रेफरेंस रखते हैं, पहला प्रेफरेंस ये पहला प्रेफरेंस वो, ऐसे वोटिंग में होता है। राजस्थान में कितनी पार्टी होती है, अरे पार्टी निश्चित नहीं है, जितनी वो उसके पीछे वो तो कल्पनात्मक एक समीकरण है, आप जो बात मूल है उस पर बात। हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 1/3 रिटायर करते हैं।
हाउ टू इलेक्ट द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेरे बच्चों, राज्य विधान परिषद के मेंबर ठीक इसी तरीके से सिलेक्टेड होते हैं, बस उनके में वोटिंग करने वाले लोग अलग होते हैं। का ध्यान रखना, राज्य विधान परिषद के मेंबर भी इसी तरीके से इलेक्ट होते हैं, बस उनके मेंबर, उनके कंपोजिशन अलग होते हैं। कैसे? क्योंकि वहां एमएलए वोट नहीं करते, वहां कौन वोट करेगा? टीचर्स, ग्रेजुएट और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर 1/3 चुनेंगे और नॉमिनेट होगा 1/6 राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेफरेंस केवल 3 होगा इवन, अरे नहीं भाई, अगर 3 कैंडिडेट होगा 3 प्रेफरेंस, 4 होंगे 4, 5 होंगे 5। सरकार बजट पेश कर रही है, चुनाव के बाद बदल गई, तो इसे तो अंतरिम बजट लाया जा रहा है, चुनाव के बाद बदल गई दूसरी सरकार, फिर बजट लाएगी। अब किसी बच्चे ने पूछा कि दिल्ली पुडुचेरी से, अरे हमने बता दिया दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र है, तब भी यहाँ से राज्यसभा के मेंबर इलेक्टेड होते हैं, तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर, तो जहां विधानसभा होगा वहां से राज्यसभा के मेंबर जरूर जाएंगे, इसका लॉजिक है इसके पीछे। किसी बच्चे ने पूछा है मनोनीत व्यक्ति को अपोजिशन भी रिकमेंड कर सकता है? नहीं नहीं बच्चों, अब देख लो, मनोनीत व्यक्ति को अपोजिशन कैसे रिकमेंड कर पाएगा? यही सत्यापन का फायदा होता है, रिकमेंड करने का अधिकार हमेशा रूलिंग पार्टी को होता है। जयशंकर दिल्ली सिलेक्टेड हुए हैं? नहीं, एस जयशंकर दिल्ली से सिलेक्टेड हो जाएंगे? अरे दिल्ली में तीनों सीट आम आदमी पार्टी के पास है, तो दिल्ली से सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब किसी ने पूछा है दोनों पार्टियों वोट बराबर हो जाए क्या? अरे मेरे बच्चे, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो। क्या सर आर्टिकल याद रखना जरूरी है? नहीं, आइडियाज, विचार याद रखो, आर्टिकल तो बहाना है, हमेशा आइडियाज याद रखो। 5+1 सीट क्या लिख दो, गुजरात से है। अच्छा, एमएलसी क्या होता है? एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो 6 राज्यों में है, हमने बताया। जो एमएलसी का मतलब होता है, यहाँ बिहार में, यूपी में और कर्नाटक, महाराष्ट्र में जो विधान परिषद का मेंबर होता है उसे कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब एमएलए, एमएलए मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीट है? 30 है। एमएलए को वोट देना चाहे न देना चाहे तो मत दे, तो उससे कोई कंपल्सन नहीं है। किसी को टेस्ट लीजिए सर, अच्छा टेस्ट भी आपका हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगता है नहीं बच्चों, मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, महाभियोग केवल प्रेसिडेंट के खिलाफ लगता है। तो थैंक यू। ओके बच्चों, लोकसभा में मनोनीत क्यों नहीं होता? अरे भाई, इलेक्टेड मेंबर है ना, लोकसभा लोगों की सदन है, तो लोगों की सदन है तो लोग मनोनीत का क्या मतलब है? किसी बच्चे ने कल क्या पढ़ के आना? विशेषाधिकार, संसद के विशेषाधिकार क्या है?